Bismillahirrahmanirrahim. Unit 1 of our first lecture is about function of two and three variables. Okay, our first topic is functions. First we define function of two variable and function of three variables. आप लोग ने कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल के अंदर फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल को डिफाइन किया था. मतलब फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स के मीनिंग क्या है. देखिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो इधर काउंट किए जाते हैं ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब होता है. तो ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल और फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल या फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल, इसका मतलब है कि हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर. तो सबसे पहले अगर मैं रिकॉल करूं बिफोर गोइंग टू दिस डेफिनेशन जो हमारे पास अभी यहाँ पे लिखी हुई है, थोड़ा रिकॉल अगर हम करें फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल के केस में ये होता था कि हमारे पास, अब पहले अगर आप फंक्शन को रिकॉल करें, फंक्शन हम उस ऐसे रूल को कहते हैं कि एक ऐसा रूल है कि जिसके अंदर जब कोई इनपुट जाता है उसमें एक दो बातें होती हैं. एक तो आउटपुट जरूर आना चाहिए, एक बात. दूसरी बात ये कि आउटपुट को यूनिक आना चाहिए. तो तब ये हम कहेंगे कि दैट थिंग इज कॉल्ड फंक्शन. ऐसे रूल जिसमें जब इनपुट डालें तो हमारे पास आउटपुट जरूर आए और दूसरी बात ये कि आउटपुट एक ही आना चाहिए, देन दैट इज कॉल्ड फंक्शन. तो हमारे पास फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल के अंदर ये होता था कि हमारे पास इनपुट जो है एक रियल लाइन, जिसे आप एक्स एक्सिस का नाम यूजुअली कहते थे, एक रियल लाइन से इनपुट जाता था. इसके ऊपर एक रूल आप असाइन करते थे. एक रूल का मतलब होता है कि एफ का नाम दे दें, एक रूल असाइन करते थे. ये एक फॉर्मूला कह लें, एफ एक फॉर्मूला, एक रूल है जो जब आप इस पे इनपुट यहाँ से दोगे तो हमारा आउटपुट जो है एक और रियल लाइन के ऊपर आता है जिसे आप वाई एक्सिस कहते हो. तो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल को हम इस तरह से डिफाइन करते थे कि ये फंक्शन है फ्रॉम आर से लेके आर तक. यानी कि इसमें सिंगल वेरिएबल का मतलब यही है कि हमारे पास जो इसमें इनपुट जा रहा है ये फ्रॉम रियल लाइन जा रहा है. रियल लाइन से इनपुट जाने का मतलब यही है कि हमारे पास एक ही इनपुट जा रहा है. then that's why it is called function of single variable. फंक्शन के डेफिनेशन हमारे जहन में है. फंक्शन की डेफिनेशन आप कहीं पे भी पढ़ें, फंक्शन की डेफिनेशन पे कोई इफेक्ट नहीं रहता, इफेक्ट नहीं आता. बस फर्क ये आता है कि हमारे पास हाउ मैनी इनपुट वेरिएबल्स आर देयर. तो सबसे पहले अगर आप ये जो हमारे पास पहली डेफिनेशन आज की क्लास में लिखी है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स जो है हम इस वाले केस में ये कहते हैं कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ये कोई ऐसा रूल है जिसके अंदर इनपुट के अंदर हमारे पास एक पॉइंट के फॉर्म में, यानी कि एक पूरा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में x, y की फॉर्म में एक इनपुट जाएगा और आउटपुट के अंदर जो है हमारे पास एक रियल नंबर आएगा. यानी कि ये तो मेरे पास जो केस था ये फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल की मैंने इधर जो फिगर से आपको थोड़ा समझाया, रिकॉल किया है, जो कि कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल में आप ऑलरेडी पढ़ चुके, ये वो चीज थी. अब मैं इसी तरह से आपसे कहता हूं कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के केस में अगर आप इसको समझें बाय यूजिंग सेम, इसी तरह से ज्योमेट्रिकली आप इसको समझें कि क्या हो रहा है. इसमें होता ये है कि हमारा इनपुट जो है ये पूरा एक्स वाई प्लेन से जाता है, यानी कि एक पॉइंट की फॉर्म में जाएगा और पॉइंट जो है एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स वाई की फॉर्म में एक पॉइंट जाएगा. देखें ये कह रहे हैं ना कि टू ईच पॉइंट इन सम डी इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि जो इनपुट जा रहा है वो एक एक्स वाई प्लेन में से जा रहा है और जो हमारे पास रिजल्ट में आउटपुट आता है, मतलब ये कि एक इनपुट है, इस इनपुट के ऊपर आप एक रूल है या एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले के अंदर आप जब ये वाला पॉइंट एक्स वाई पुट करेंगे उस फॉर्मूले के अंदर तो रिजल्ट में हमारे पास जो एक आउटपुट आएगा वो आउटपुट जो आएगा वो एक रियल लाइन की फॉर्म में आएगा. मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है लेकिन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर टू, और ये पूरा एक साथ ही एक इनपुट के फॉर्म में जाएंगे, किसी एक को भी इग्नोर करें. मतलब इसको आप पूरा एक पॉइंट की फॉर्म में फंक्शन के अंदर इनपुट डालते हैं. मतलब लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स को फंक्शन एफ के अंदर दोनों वेरिएबल्स जाएंगे, एक्स और वाई दोनों एक साथ जाते हैं. किसी एक को भी अगर आपने इग्नोर कर दिया तो फंक्शन जो है, मतलब ये बात हो जाएगी कि आपका इनपुट जो है ये पूरा एज अ होल कंसीडर किया जाता है. तो ये तो हमारा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हो गया.
सेम इसी तरह से फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। आप इसी चीज को थोड़ा जनरलाइज कर रहे हैं। आप देखें मेरे पास दो चीज सिचुएशन आ चुकी हैं। पहली सिचुएशन थी फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, इसमें इनपुट भी एक रियल लाइन से जा रहा है और इस पे जब एक रूल आप साइन कर रहे हैं, एक फॉर्मूला जब इस पे अप्लाई करते हैं, रूल अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आउटपुट है वो भी एक रियल लाइन पे आता है। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को अभी हमने रिसेंटली डिफाइन किया। हमने कहा भाई कि इसके अंदर इनपुट के अंदर एक पॉइंट की फॉर्म के अंदर चीज जाती है और वो जब पॉइंट के फॉर्म में जो चीज जाएगी उसके ऊपर जब मैं एक रूल असाइन करूंगा, एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो एक रियल लाइन की फॉर्म में आएगा। ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल, ऑब्वियस सी बात है, क्लियरली हमें बात समझ में आ रही है कि फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल के केस में जो हमारा इनपुट है ये एक ट्रिपल्स की फॉर्म में, यानी कि एक्स वाई जेड की फॉर्म में, ये पूरा का पूरा हमारा इनपुट के अंदर जाता है। और इस वाले केस में हमारे पास जब इस पे आप एक रूल, एक एफ अप्लाई करते हैं, तो हमारा आउटपुट जो है वो एक रियल लाइन में आता है। तो ये है हमारा फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स। और सेम इसी तरह से आप इसको मजीद जनरलाइज कर सकते हैं। आप इसको फंक्शन ऑफ मोर वेरिएबल्स के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ये कि हमारे पास इनपुट जो है अभी एक से बात हमने स्टार्ट की, फिर दो, फिर तीन, इसी तरह से इससे ज़्यादा भी हमारे पास आ सकता है। हमारे पास जो यूजुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की फॉर्म में बातें होती हैं उसमें हमेशा नहीं होता ऐसा कि फंक्शन जो है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल का हो। कभी कभार एक से ज़्यादा पैरामीटर्स पे कोई रियल सिनेरियो जो है हमारा डिपेंड कर रहा होता है, तो ऐसे केस में हमें ऐसे फंक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हमने अभी डिफाइन किया है कि व्हाट इज मीन बाय फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल, इसकी डिफाइन किया हमने। अब जो है जिस तरह से फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद उसकी डेफिनेशन उस वक्त कंप्लीट होती थी जब आप उसमें डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेते थे। हाउ टू फाइंड द डोमेन, या डोमेन का मतलब क्या होता है, ये चीज, रेंज का मीनिंग क्या होते हैं वो, और ये भी। इसके अलावा हमारे पास इमेज के मीनिंग, प्री इमेज, कोडोमेन, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है फंक्शन की डेफिनेशन के साथ पढ़े जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट इधर भी सारे सेम है, लेकिन फर्क बस इधर ये पड़ेगा कि जब आप फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में डोमेन निकालते थे तो डोमेन हमारे पास पूरी रियल लाइन की आती थी। इधर हमारे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के केस में आप जब डोमेन निकालेंगे तो वो एक्स वाई प्लेन का कोई सबसेट होगा। अब व्हाट इज मीन बाय डोमेन या व्हाट इज मीन बाय रेंज, इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें। वैसे ये फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में ऑलरेडी ये डेफिनेशंस आप लोग पढ़ चुके होते हैं, लेकिन मैं पूरी डिटेल डेफिनेशन इधर नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको रिव्यू करें तो हम ये बात पता है कि डोमेन के मीनिंग होते हैं कि आप ये समझ लें कि इनपुट, अलाउड इनपुट्स जो कि फंक्शन में पुट करना एक तरीके से कह लें जायज है। जो चीज फंक्शन में पुट करना जायज हो उसको आप कहते हैं कि ये डोमेन है। मतलब ये कह लें कि हर चीज फंक्शन में पुट करना अलाउ नहीं होती है। कौन सी चीज फंक्शन में पुट करना अलाउ है, कौन सी चीज में फंक्शन में पुट करना अलाउ नहीं है, ये चीज असर होती है। कि डोमेन का बस अभी फिलहाल मीनिंग मैंने बताया कि डोमेन में वो तमाम अलाउड वैल्यूज आती हैं जो कि फंक्शन में पुट करना अलाउ हो। अब कौन सी वैल्यू अलाउ होती है अभी आगे जाके मैं बताता हूँ। व्हाट इज मीन बाय रेंज, रेंज का मतलब होता है कि पॉसिबल आउटपुट्स, जो कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, जो आपके पास आउटपुट्स आ सकते हैं उनका एक सेट बना लें, उसको हम रेंज कहते हैं। जरूरी नहीं होता कि हमारे पास फंक्शन के रेंज में सारे तमाम पॉसिबल आउटपुट्स आए, यानी कि पूरा वाई एक्सिस। देखिए हमारे पास जो आउटपुट आता है फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में, आउटपुट आता है ये वाई एक्सिस आता है। तो हमारे पास यूजुअली जो आउटपुट आता है ये जरूरी नहीं होता ये पूरा वाई एक्सिस डिफाइन हो, कभी कभार पूरा वाई एक्सिस डिफाइन होता है रेंज के अंदर, कभी कभार कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं साइन एक्स की। साइन एक्स का फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसकी अगर आप रेंज निकालें तो रेंज का मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें तमाम सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। तो इसमें x जो है इनपुट होगा, y इक्वल्स टू साइन x के अंदर x इज द इनपुट, y इज आउटपुट। तो इनपुट में तो आप कुछ भी डालते ना,
कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इसका आउटपुट जब भी निकालेंगे, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करें, वाई की जो वैल्यू आएगी, वाई इज आर रेंज, रेंज को डिफाइन करेगा, आउटपुट है क्योंकि वाई इज आउटपुट, एक्स इज इनपुट। तो आउटपुट में हमारे पास जो एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमेशा वैल्यू 1 और -1 के दरमियान में ही वैल्यू आएगी, 1 से ऊपर नहीं जाएगी, -1 से नीचे नहीं जाएगी। तो ये हमारे पास रेंज की डेफिनेशन है। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मैंने डिस्कस कर रहा था कि भाई कौन कौन सी वैल्यूज डोमेन के अंदर पुट करना अलाउ होती हैं, या ये कह लें कि डोमेन को निकाला कैसे जाता है। तो ये चीज हम डिस्कस करना जा रहे हैं। देखिए मैंने आज जैसे अभी इसकी डेफिनेशन में एक जिक्र किया आप लोग से कि डोमेन के अंदर तमाम पॉसिबल इनपुट्स आती हैं, ये कह लें तमाम अलाउड इनपुट्स आते हैं, सेट ऑफ ऑल अलाउड इनपुट्स। तो हमने इसको इस तरह डिफाइन किया कि सेट ऑफ अलाउड इनपुट्स, इसको हमने डोमेन का नाम दिया। तो कौन सी चीज हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज फंक्शन में पुट करना अलाउ है, कौन सी चीज अलाउ नहीं है। तो इसका सीधा साधा सा एक आसान लैंग्वेज में आप इसको समझ लें, विदाउट गोइंग इट्स फॉर्मल वे से मैं इसको थोड़ा आसान लफ्जों में बात समझाऊं तो डोमेन में वो तमाम पॉसिबल वैल्यूज आती हैं सॉरी डोमेन में वो तमाम पॉसिबल वैल्यूज आती हैं जिसको जब मैं फंक्शन में पुट करूं तो फंक्शन खराब ना हो। अब व्हाट इज मीन बाय फंक्शन खराब ना हो, देखें फंक्शन खराब याद रखें 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से, ये 3 पॉइंट्स आप जहन में हमेशा बिठा लें, आपको डोमेन निकालने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, या लिमिट्स वगैरह के कॉन्सेप्ट में भी आपको प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएगी। ये 3 पॉइंट्स आप जहन में रखें। फंक्शन खराब 3 वजूहात की वजह से होता है। एक तो ये वजह होती है कि आप उसमें एक ऐसा इनपुट डाल दें कि जिसकी वजह से फंक्शन जो है इनफाइनाइट हो जाए, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने एग्जांपल की भाई के मैं आपको ये 3 जो वजूहात है जिसकी वजह से फंक्शन खराब होता है, मैं वो एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ 1/x-2। मैंने आप देखा कि पहली वजह ये होती है कि जिसकी वजह से फंक्शन आपका जो है खराब होता है। खराब होने का मतलब ये है कि जिसकी वजह से फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, या जिसकी वजह से आप कह लें कि वो चीज़ जिसको डोमेन में रखना जायज़ नहीं है, जो डोमेन में चीज़ नहीं आएगी, वो बात है। नॉट अलाउड चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले नॉट अलाउड अगर आप समझ लें तो फिर अलाउड तो सब कुछ होता है। नॉट अलाउड असल में होता है कि क्या चीज़ अलाउ नहीं है। तो नॉट अलाउड समझ लें तो फिर अलाउड तो खैर फिर हो ही जाएगा। तो मैं वो 3 पॉइंट्स हैं जो कि नॉट अलाउड है किसी भी फंक्शन की डोमेन में आना, वो तमाम पॉइंट जिसकी वजह से फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू 2 के ऊपर फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है, यानी कि f(2) अगर मैं निकालूं तो फंक्शन जो है इनफाइनाइट हो जाएगा f(2 - 2)। तो ये आपका 1/0 विच इज इन्फिनिटी, अनडिफाइन हो गया फंक्शन आपका। ऐसे मैं कहूँगा ये चीज़ जो है यानी कि 2 को मैं इनपुट के अंदर नहीं डाल सकता हूँ। दूसरी वजह, ये तो पहली एग्जांपल मैंने दी। दूसरी वजह होती है कि आपका कोई ऐसा इनपुट डाल दें कि जिसकी वजह से आपके पास क्या आ जाए, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए। इनडिटरमिनेट फॉर्म इज ऑल्सो नॉट अलाउड। मैंने अभी आपको बताया, मैं ये जो 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये नॉट अलाउड वाली केसेस की दे रहा हूँ। इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए, अलाउ नहीं है कोई ऐसी x की वैल्यू जिसकी वजह से आपका फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म दे। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, x² - 16/x-4, बहुत ही ट्रिवियल सी एग्जांपल है। आप इसमें अगर x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो ये आपका 0/0 आ जाएगा विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। यहाँ पे भी फंक्शन जो है इनपुट में x की वैल्यू 4 डालना अलाउ नहीं है, या ये कह लें x की वैल्यू 4 डाल देंगे तो फंक्शन वहाँ पे डिफाइन नहीं रहेगा, फंक्शन वहाँ पे फंक्शन नहीं रहेगा। ये 2 बातें हो गई। और थर्ड चीज़ होती है कि ऐसा इनपुट नहीं डालें कि इमेजिनरी नंबर आ जाए, कि आपका इमेजिनरी नंबर आ जाए, आउटपुट जो है इमेजिनरी नंबर आ जाए। कोई ऐसा इनपुट डाल दिया कि जिसकी वजह से आपका आउटपुट इमेजिनरी नंबर आ गया, ऐसी चीज भी नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब ये कि एक एग्जांपल से मैं आपको देता हूँ। लिखा हुआ √1 - x।
अब मैं इसमें क्या, मुझे पता है स्क्वायर रूट जो वैल्यूज एक्सेप्ट करता है या जो इनपुट में लेता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट पॉजिटिव या फिर जीरो वैल्यू इनपुट के तौर पे लेते हैं। तो मैं इधर x की वैल्यू ऐसे ही इनपुट डाल दी। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें x की वैल्यू 2 इनपुट कर दी, तो x की वैल्यू जब मैं 2 इनपुट करूंगा तो मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ऐसे इनपुट्स भी डालना अलाउ नहीं है जो कि हमारे पास ये तीन काम हो रहे हो, यानी कि फंक्शन इन्फिनिटी हो जाए, कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं हो जहां पे फंक्शन इन्फिनिटी हो। डोमेन में ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए। डोमेन में ऐसी चीज भी नहीं आनी चाहिए जिसकी वजह से फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाए। डोमेन में ऐसी चीज भी नहीं आनी चाहिए जिसकी वजह से फंक्शन एक आपको इमेजिनरी नंबर दे दे। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा वैसे बताया, डोमेन को थोड़ा रिव्यू करवाया कि डोमेन के मीनिंग क्या होते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं, इसकी एग्जांपल करते हैं हम, कि अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स आ जाए तो उसकी अगर मैं डोमेन निकालना चाहूँ तो उसकी डोमेन निकालेंगे कैसे। तो इसकी कुछ एग्जांपल है, फाइंड एंड एग्जाम्पल में लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू ln ऑफ एक्स वाई, ये लिखा हुआ। अब देखें एक चीज मैं आपको बता दूं, देखें आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि इस कोर्स के लिए T-REC इस कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल का जो आपका कोर्स था, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के नाम से, वो कोर्स के बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब उस पर ग्रिप होनी चाहिए। तो मैं जो बातें इधर करूंगा आप लोगों से इस पूरे कोर्स के अंदर, वो बातें समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। मुझे पता है एलन फंक्शन जो है ये भी जो इनपुट एक्सेप्ट करता है, ये ऐसे इनपुट एक्सेप्ट करता है जो कि ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव हो। नेगेटिव नंबर ये एक्सेप्ट नहीं करता है। आपने अक्सर देखा होगा जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलास लिखे हुए होते हैं उसमें एलन के साथ मॉड लगा होता है। मॉड का मतलब यही होता है कि एलन जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू इनपुट के तौर पे लेता है, नेगेटिव नहीं लेता, जीरो भी नहीं लेता है। तो यानी कि हमारे पास एलन के अंदर जो चीज आएगी डेट मस्ट बी, मैं डोमेन निकाल लो ना, डोमेन निकालने का मतलब है कि आप ऐसे अलाउड इनपुट्स निकालें। तो मैंने कहा भाई कि एलन के अंदर एलन जो है क्या एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो यानी कि मैं कह रहा हूँ कि एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात हमने कर ली कि भाई एक्स वाई को पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो आपने कहा कि एक तरीके से एक इसकी रिस्ट्रिक्शन निकाल दी, एक तरीके से आपने डोमेन ही निकाल दी कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट इज दिस थिंग। आप इसको कह सकते हैं दिस इज डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। ये तो इतना काम तो आपने कर लिया, लेकिन इसने एक चीज और बोली हुई है, एक डिमांड और की है कि आप इस डोमेन को स्केच भी करें। तो इस डोमेन को हम स्केच करें अगर एक्स वाई पॉजिटिव। इस बात को थोड़ा सा अगर आप समझें तो इसका मतलब है कि दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई है। मुझे पता है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में डोमेन जो है इनपुट होता है, और इनपुट जो है ये हमारा एक्स वाई प्लेन होगा, बिकॉज इसमें फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में इनपुट जो है दो होते हैं और एक्स वाई प्लेन में से आते हैं। तो इसमें हम ये बात कर रहे थे कि इसको स्केच करना है। ऐसा कहाँ पे होता है कि एक्स, वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए। देखिए दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव दो वजूहात की वजह से आता है, या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, या एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि ऐसा कहाँ पे हो रहा है कि हमारे पास जो है एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो यानी कि आप कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये पूरा का पूरा रीजन इंक्लूडिंग है। तो जिस रीजन को इंक्लूड करना होता है हम उस रीजन को शेड करके बोल देते हैं भाई ये दिस रीजन इज इंक्लूडिंग इन अवर केस। अच्छा जनाब, अब आ जाए, ये कह रहा है कि पॉजिटिव, जैसे मैंने अभी कहा कि दोनों या तो नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कहाँ पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो यानी कि हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास ये वाली चीज
ये वाला केस यहाँ पे ये इंक्लूड है। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन आपने स्केच कर ली। एक चीज थोड़ी सी और देखिएगा कि यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ। ग्रेटर देन जीरो के मीनिंग क्या है? ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि जीरो नहीं होना चाहिए। इक्वल टू तो नहीं लगा हुआ ना। इक्वल टू जीरो अगर हो जाता है यहाँ पे तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू जीरो मतलब y एक्सिस, और y इज इक्वल टू जीरो का मतलब x एक्सिस। तो x एक्सिस y एक्सिस भी इंक्लूड हो जाता है। हालांकि इधर ग्रेटर देन जीरो है तो जिस चीज को एक्सक्लूड करना होता है वहां पे हम डैश लाइन बनाते हैं, और जिस चीज को इंक्लूड करना होता है वहां पे हम उस सॉलिड लाइन बनाते हैं। तो मैंने इधर डैश लाइन बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे इस चीज को मुझे इंक्लूड नहीं करना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज ये इंक्लूड इस वाले केस में नहीं होंगे। तो मैंने इसकी एक एग्जांपल अभी आपको कराई है डोमेन निकालने की। एक एग्जांपल और देखते हैं। वन मोर एग्जांपल इज f of x comma y is equals to 1 upon x माइनस वाई स्क्वायर। देखिए मैंने जो 3 पॉइंट्स पीछे आपको बताए डोमेन निकालने में आपको जो है यूजफुल रहेंगे, आप उन पॉइंट्स को जहन में रखिएगा ताकि बात आपको समझ में आती रहे। मुझे पता है कि फंक्शन जो है इसकी डोमेन निकालनी है तो मुझे ऐसे पॉइंट्स इसके अंदर इनपुट डालने होंगे जिसपे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। यानी कि फंक्शन अनडिफाइंड उस वक्त होगा जब आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, यानी कि आपका जो डिनोमिनेटर है x माइनस वाई स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, या दूसरे लफ्जों में x शुड नॉट बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये तो आपने क्या किया, डोमेन निकाली कि इस पूरे फंक्शन में सब कुछ पुट करना अलाउ है, बस ये वाली कंडीशन ये वाली कंडीशन जो है इसमें इनपुट नहीं दी जा सकती। अब इसको स्केच करें। अगर एक लम्हे के लिए आप ये करें कि नॉट इक्वल्स टू के साइन को इक्वल टू समझ लेंगे, इक्वल्स टू का साइन है तो ये x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर क्या होता है, वी नो दिस इज अ पैराबोला अबाउट x एक्सिस, यानी कि दिस पैराबोला विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस। ये पैराबोला आपके पास बनेगा। ये मैंने क्या बनाया, ये पैराबोला मैंने बनाया x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। देखिए मैंने अभी आपसे लास्ट एग्जांपल जो अभी आपने की है बिल्कुल इसमें मैंने एक बात की थी कि जिस चीज़ को इंक्लूड करना होता है उस वहाँ पे हम सॉलिड लाइन बनाते हैं, और जिस चीज़ को एक्सक्लूड करना होता है हम उधर डैश लाइन बनाते हैं। तो x इज नॉट इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो x वाई स्क्वायर के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे मुझे इसको एक्सक्लूड करना होगा कि बिकॉज ये पैराबोला इंक्लूड नहीं करना मुझे डोमेन के अंदर। बाकी क्या कहते हैं, बाकी कुछ भी पुट कर दें, फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम इस के ऊपर आ रही है, तो यानी कि मैं सबको शेड कर दूंगा और ये चीज अलग से मैंने मेंशन कर दी कि ये पैराबोला जो है ना ये इंक्लूड नहीं है, बाकी सब कुछ इसमें पूरे एक्स वाई प्लेन में जो दिल चाहे आप इसमें इनपुट डाल सकते हैं फंक्शन में। बस पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट आ जाए वो चीज आप फंक्शन में डालेंगे। इस पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट आ जाए उस पॉइंट को आप फंक्शन में पुट कर इनपुट डालेंगे तो फंक्शन वहां पे अनडिफाइन हो जाएगा। अच्छा, बाकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन का यहाँ तक ताल्लुक है वो तो आप जो है उसमें भी करते रहें। वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करना, फाइंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। व्हाट इज मीन बाय वैल्यू ऑफ द फंक्शन? वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस थिंग के मैं आपको एक फंक्शन दे दूं f ऑफ x कॉमा y के नाम से। लेट्स से मैंने ये फंक्शन लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 1, और मैं आपसे बोलूं कि फाइंड कीजिए f ऑफ 3,1। तो f ऑफ 3,1 फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसमें करेंगे कि जहां जहां पे x आ रहा है उसकी जगह पे 3 पुट कर देंगे और y की जगह पे 1 पुट कर देंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब प्लस 1। सो दिस इज विल बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ जाएगी।